Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. So, beta, after discussing the LR and LR series circuit and CR series circuit भी मैंने आपको बोला था, वो आपने खुद करना था. I hope आपने वो किया होगा. Now we'll discuss the AC through LCR circuit. That is, जब हम तीनों circuit elements को एक ही जगह एक ही circuit में लग कनेक्ट करेंगे in series fashion, तो फिर हम AC उसमें पास कराएंगे. So therefore we'll consider that a source of alternating EMF is connected to a series combination of inductance L, capacitor of capacitance C, and resistor of resistance R, as shown here in this diagram. ठीक है ना. चूँकि R, L, C तीनों सीरीज में है, therefore करंट किसी भी इंस्टेंट पे थ्रू दीज थ्री एलिमेंट्स हैज द सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज. करंट इनमें जो होगा वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ पास होगा और वो सेम फेज में होगा. इट इज़ एक्चुअली दी वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट हैज विच हैज़ डिफरेंट फेज रिलेशनशिप विथ करंट. यानी एक्चुअली वोल्टेज एक्चुअली जो होगा वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स वहाँ पे इन सर्किट एलिमेंट्स में जनरेट करेगा. लेट चूँकि ई हम लेते हैं एंड ई एंड आई वी विल टेक एज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट इन दिस LCR circuit with VL, VC and VR be the instantaneous values of voltages across inductor, capacitor and resistor respectively. यानी कि बेटा हम एक सर्किट लेते हैं, सर्किट में हम तीनों सर्किट एलिमेंट्स यानी इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. ठीक है ना, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है. बाद में हम ए सोर्स ऑफ EMF के साथ इसको कनेक्ट करते हैं. तो देयरफॉर चूँकि सीरीज सर्किट में है तो देयरफॉर करंट इनमें सेम रहेगा, वहाँ पे सेम फेज रिलेशन रहेगी करंट के लिए, लेकिन EMF एक्चुअली वोल्टेज वहाँ पे डिफरेंट रिलेशन दिखाएगा. तो देयरफॉर हम कहते हैं कि एल अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो VL है, कैपेसिटर के अक्रॉस VC है और रेजिस्टर के अक्रॉस VR है. ठीक है ना. बाकी एक्चुअली जो E एंड I वो रिप्रेजेंट करेगा हमें ऑब्वियसली द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द EMF एंड करंट. ठीक है ना. ना थोड़ा सा ये हेडिंग आप खुद बना सकते हो इसके लिए, यानी कि आमतौर पर जो हम E एंड I ये रिप्रेजेंट करते हैं हमें instantaneous values of EMF and current. ठीक है ना. and VL, VC and VR or the instantaneous values of the voltage across inductor that is L, capacitor and resistor. ठीक है ना. LCR यानी ये एक्चुअली क्या है, ये वैल्यू वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है वोल्टेज है अक्रॉस इन दीज एलिमेंट्स के. आपको ऑलरेडी पता है VL दैट्स पोटेंशियल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वो किसके बराबर होता है, दैट्स I इंटू XL है ना. दैट्स वोल्टेज इज इक्वल करंट इंटू अ पोर्शन दैट्स रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसी तरह VC किसके बराबर है, I इंटू XC. ठीक है ना. दैट्स करंट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एंड VR ये आपको ऑलरेडी पता, V इज इक्वल एंड IR दैट्स इंटू R होता है ना. वोल्टेज सिंपली बराबर होता है मसला के हिसाब से करंट इंटू दी रेजिस्टेंस दैट्स अपोर्शन ऑफर टू दैट करंट. क्योंकि क्या हमारे इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और आमतौर पर जो कंडक्टर्स या रेजिस्टर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस होता है. ठीक है ना बेटा. फर्दर ऑल्सो XL किसके बराबर होता है, पढ़ा है आपने, दैट्स इक्वलेंट ओमेगा इंटू L. एंड XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, 1/ωc. LCR इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस विथ. ठीक है ना. ये एक्चुअली रिएक्टेंसेस है, दैट्स XL एंड XC आर द रिएक्टेंस टू द इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली. ठीक है ना. अब देखो बेटा, यहाँ तक तो ईजी है ना, बहुत सिंपल है. यहाँ तक ऑलरेडी आपको पता है. देखो बेटा, नाउ एक्चुअली हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है बिटवीन VL, VC एंड VR. यानी एक्चुअली हमें रिलेशन निकालने हैं इस EMF के, जो अल्टरनेटिंग EMF हमने एक्चुअली अप्लाई किया है, और इस वोल्टेज के अक्रॉस VL, VC, VR इनके दरमियान हमने रिलेशन निकालनी है. तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे. विल ड्रा फेजर डायग्राम फॉर करंट एंड वोल्टेजेस. ठीक है ना. आई विल एक्सप्लेन इट. तो देयरफॉर बेटा आपको ऑलरेडी पता है. चलो इन लिखता हूँ मैं थोड़ा सा ऑर्डर
to find relation between VL, VC and VR. Let us draw the phasor diagram for करंट एंड वोल्टेज। हम करंट और वोल्टेज के लिए क्या ड्रा करेंगे, फेजर डायग्राम। आपको ऑलरेडी पता है फेजर डायग्राम वो रोटेटिंग वेक्टर होता है जो एक्चुअली साइनोसाइडल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना बेटा, जो साइनोसाइडल वेरी करते हैं। अब देखो पहले 3 सर्किट एलिमेंट्स है आपके पास रेजिस्टेंस है, आपके पास कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है। आपको फेज रिलेशनशिप आपने अब तक बहुत से पिछले लेक्चर में आपको पता है अब किस तरह फेज रिलेशनशिप है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है ना, इन अक्रॉस दीज डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है ना। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, यानी कि अगर वो सर्किट है, आपके पास वो सर्किट है जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, तो आपको ऑलरेडी पता है उस सर्किट में जिसमें सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस होगी उसमें वी आर, दैट्स वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड करंट, दे आर इन सेम फेज, वो सेम फेज में होते हैं। तो देयरफॉर उनको एक ही फेजर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होते हैं। बोथ फेजर्स वी एंड आई आर रिप्रेजेंटेड अक्रॉस वन ऑफ द एक्सिस। फॉर एग्जांपल लेट मी रिप्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है ना, ये एक एक्सिस में बनाऊंगा, तो देयरफॉर इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वी आर, ठीक है ना, दिस वी आर ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे किस फेजर आई, तो ऑलरेडी इसी दिशा में है, करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दे आर रिप्रेजेंट बाय दिस फेजर वेक्टर। यहाँ पे प्योर रेजिस्टर कैपेसिटर दिस सर्किट की बात हो रही है, दैट्स वो आप खुद लिख सकते हो, यानी कि चलो मैं लिखूंगा इन एन एसी सर्किट containing or only VR and I are in phase, वो क्या होते हैं, इन फेज, दैट्स वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड करंट ऑन फेज। आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, विच ओनली यूज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उसमें जो पोटेंशियल या सिंपली वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो सेम फेज में होता है, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो जैसे उनको फेजर वेक्टर से दो फेजर वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में दिखाए जाते हैं, फेजर वेक्टर फॉर दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर एंड करंट, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज zero phase difference, so that's why they are represented by they are represented by phasors in the same direction, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको ओ एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स। ना हो गया एक एलिमेंट। अब दूसरे एलिमेंट की तरफ, दूसरा एलिमेंट हमारा कौन है, चलो पहले हम इंडक्टर पे लेंगे, दूसरा एलिमेंट हम यहाँ पे इंडक्टर लेंगे। आपको ऑलरेडी पता है इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर ओनली, इट इज द वोल्टेज विच लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90। वहां पे वोल्टेज करंट को किससे लीड करता है, फेज एंगल ऑफ 90 से, ठीक है ना। तो देयरफॉर इन एन AC circuit containing inductance only, it is VL leads I by a phase angle of pi by 2, ठीक है ना, यानी कि यहाँ करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90, दैट्स पाई बाय 2। आया ना समझ में, ये आपको ऑलरेडी पता है। यानी वो सर्किट अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे तो बेटा उसमें VL दैट्स वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वो लीड करता है करंट को बाय फेज एंगल ऑफ 90। तो लाइकवाइज मुझे बताओ यहाँ पे एक्चुअली फेजर वेक्टर, अब करंट इसी डायरेक्शन, करंट तीनों सर्किट एलिमेंट्स में सेम रहेगा, तो इस मीन करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगी, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो फेजर वेक्टर VL है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि वो लीड कर रहा है बाय एंगल ऑफ 90, लीड कर रहा है, आगे है उसके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीड दिखाई जाती है। तो लीड जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाओगे तो बेटा यू विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, इट विल बी रिप्रेजेंटेड अलोंग OY, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट अलोंग OY किया जाएगा, ठीक है ना, दैट्स VL will be in this direction, है ना समझ में। so it is leading the current by an angle of 90, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब 90, तो आई यहाँ पे है, ये VL आपका है, क्योंकि क्लियरली दिस फेजर वेक्टर शोज दैट द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90। अब नंबर थर्ड सर्किट एलिमेंट में जो फाइनली इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, वहाँ पे इट इज द करंट विच इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, या वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल ऑफ 90, ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है। in an AC circuit containing capacitance only, VC lags behind
आई बाई पाई बाई 2। ये क्या करता है, ये जो वीसी है वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा दैट्स एसी सर्किट में जो सिमेट्रिक कैपेसिटेंस होगी, यानी ये जो वीसी है उसमें जो वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर वो लैग करता है करंट की। यहाँ मैं इस तरह लिख सकता था आई लीड्स बिहाइंड वीसी। अब देखो बेटा, लैग से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया जाता है लैग। तो मुझे ये बताओ, चूंकि ये करंट सेम रहेगा, तो मुझे ये बताओ जो वीसी किस तरह रिप्रेजेंट करे, क्लॉकवाइज वो लैग कर रहा है, तो देयरफॉर बेटा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस वाई डैश। ठीक है ना, समझ में, दिस इज वीसी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। ये आपके फेजर वेक्टर्स हो गए। तो क्लियरली आप देख सकते हो ये आई वी आर, ये दीज आर फेजर्स फॉर रजिस्टर, वी एल फेजर फॉर द इंडक्टर, वी सी फेजर फॉर, यहाँ पे देखो वी एल लीड कर रहा है, वी सी लैग कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आया ना बेटा। ओके, अब देखो सपोज हम कुछ यहाँ पे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ओ ए, ओ बी, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है ना, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, हाँ, दे रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फेजर वेक्टर्स। ठीक है ना, वी एल वी, ये मैंने सपोज मैं सपोजन लूंगा दैट ओ ए कमा ओ बी एंड ओ सी रिप्रेजेंट magnitudes of the phasors VR, VL एंड VC। ठीक है ना, ये तीनों एक्चुअली ये तीनों वेक्टर्स क्या करते हैं, ओ ए, इस तरह ओ बी, और ये तीन वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर वेक्टर्स VL, VR एंड VC रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना बेटा। नाउ इन केस, अगर मैं एक केस यहाँ पे लूंगा, अगर मैं कहूँगा VL ग्रेटर देन VC। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस एक्चुअली की, वेक्टर एनालिसिस की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि एक्चुअली जब एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स किया जाता है तो यहाँ पे ओब्वियसली कोलिनियर वेक्टर्स या दो वेक्टर्स जो है किसी एंगल पे है उनका रिजल्टेंट कैसे ड्रा किया जाता है वो आपको आना चाहिए। ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चाहिए। मैं यहाँ पे एक्चुअली कहता हूँ, मैं एजम्पशन लेता हूँ कि इन केस अगर इस हमारे पास इन केस VL ग्रेटर देन VC, अगर हमारे पास जो वोल्टेज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इट इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये ना, दैट इज इन केस VL ग्रेटर देन VC। तो मुझे ये बताओ देन एक्चुअली इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट इन दो फेजर वेक्टर्स वो कहाँ एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो, ये हमारे पास दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर है बेटा एक्चुअली पास, ये वेक्टर हमारे पास VL वेक्टर है, OB is representing VL vector and OC is representing VC vector. These are actually two vectors. They are acting along the same line but anti-collinear है actually। एक्चुअली देखो आप सेम लाइन से एग्जिस्ट हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। ठीक है ना, तो देयरफॉर इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन पे होगा, इसी सेम लाइन पे इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन में होगा जो बड़ा वाला वेक्टर है। ठीक है ना, इजंट इट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, आपने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में देखा कि एक्चुअली हम इसको मरोड़ सकते हैं, तो देयरफॉर ये माइनस बन जाएगा, फिर एक्चुअली कट वो मैग्नीट्यूड कट हो जाएगा, जितना मैग्नीट्यूड जिस जो वाला वेक्टर बड़ा होगा तो एक्चुअली बेटा उसी का साइन रहेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसी के डायरेक्शन में होगा। हमने पहले ही देखो मैंने आपको कंडीशन यहीं से दी, VL इज ग्रेटर देन VC, यानी VL वाला वेक्टर VC वेक्टर से बड़ा है, तो देयरफॉर एक्चुअली इन दोनों का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ VL। ठीक है ना, वो रिजल्टेंट क्या होगा, वो रिजल्टेंट होगा फॉर एग्जांपल लेट मी टेक इट एज OD, रिजल्टेंट विल बी VL माइनस VC, ये आपका रिजल्टेंट होगा, है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा अभी, ये दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर A है ये, दूसरा है ये वेक्टर B। ठीक है ना, यू हैव बीन आस्क्ड टू एक्चुअली इनको ऐड करना है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो देयरफॉर आपने पढ़ा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम इस वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। कनेक्ट कैसे किया, हेड ऑफ फर्स्ट टेल ऑफ सेकंड, तो जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे, ये फर्स्ट है A वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर इसी पे हम लगा सकते हैं B वेक्टर, तो देयरफॉर डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड बनेगा ना वो ये वाला होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना, वो इन द डायरेक्शन ऑफ A होगा क्योंकि A बड़ा वेक्टर है, तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी A माइनस B, R विल बी इक्विवेलेंट A माइनस B बट इन द डायरेक्शन ऑफ A। ऐसा ही यहाँ पे मैंने किया क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही है, क्योंकि VL ऊपर है VC नीचे है, तो देयरफॉर इस वेक्टर को हम क्या करना है, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअली हमने पहले ही बोला VL बड़ा है, तो VL की डायरेक्शन में होगा किसके बराबर, VL माइनस VC। क्वाइट सिंपल, आपने पढ़ा है ये चीज़ बेटा। तो देयरफॉर इन केस VL माइनस VC, इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, OD से। ठीक है ना, देन OD
रिप्रेजेंट्स वी एल माइनस वी सी, ठीक है ना, दैट्स रिजल्टेंट ऑफ वी एल एंड वी सी, ठीक है ना, हो गया ना यहाँ तक। अब आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिला, अब बचा क्या, अब बचा एक्चुअली अब इन दोनों के बदले कौन सा वेक्टर आप काम करेगा, वी एल माइनस, क्योंकि रिजल्टेंट है इनका, तो देयरफॉर इन दोनों का इफेक्ट आप कौन सा वेक्टर दिखाए, ये ओडी वेक्टर आप दिखाएगा। तो अब हमारे लिए जो मीनिंगफुल वेक्टर बचा वो बचा सिर्फ ओडी, और यहाँ पे एक्चुअली वी आर बचा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन आएगा, वो बीच में से आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। लेट दिस बी ई, ये हमारा जो है अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है ना। फाइनली ओ ई द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए क्या है, वी आर, एंड ओ डी अब क्या है, वी एल माइनस वी सी, रिप्रेजेंट्स ई, ठीक है ना। ये ओ ई क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, मैन ये अप्लाइड ई एम एफ, ठीक है ना, इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई एम एफ जो हमने अप्लाई किया है, रिप्रेजेंट्स ई, ठीक है ना। आया ना यहाँ तक समझ। तो बेटा एक्चुअली वेक्टर एनालिसिस थोड़ा सा इसको एक्चुअली चाहिए था। अब देखो ये दो वेक्टर्स एक्चुअली थे बेटा, इस एंगल पे लाई कर रहे थे ऑलमोस्ट 90, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो बीच में से होगा, यानी इन दोनों का जो नेट इफेक्ट वो ये वाला वेक्टर दिखा था हमें, ठीक है ना। तो हो गया ना, थोड़ा सा मैं इसको फिर से बड़ा कर दूं ताकि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए, यहाँ से भी कनेक्ट हो जाए। हमारा ई हो गया। नाउ अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम करेंगे इसके लिए। फ्रॉम ये ई निकालने के लिए, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए ई, ये वाले ट्रायंगल फ्रॉम एंगल ओ ए ई आप यहाँ पे भी नाम लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, यही है वो। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए ई, तो बेटा आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज इज इक्विवेलेंट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए ई इज सिंपली इक्विवेलेंट ओ डी, ठीक है ना। चलो मैं स्ट्रेट अवे लिखूंगा, दैट्स ओ ई इज इक्विवेलेंट रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए किसके बराबर है बेटा, मगर ए किसके बराबर है, ओ डी के बराबर, तो देयरफॉर OE is simply equivalent to root of OA square plus OD square. Now what is OA? Isn't it VR? What is OD? It is VL minus VC. ठीक है ना. So what is OE? OE is E. So therefore it is E is simply equivalent root of VR square plus VL minus VC का होल स्क्वायर. ठीक है ना बेटा. ये एक्चुअली आप इस तरह भी लिख सकते हो, आप सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर सकते हो. वी आर वी एल वी सी इनका अपना, वी एल वी सी वी आर इनका अपना वैल्यू भी देख सकते हो आप इसमें. ठीक है ना. और ई इज सिंपली इक्वलेंट टू वी आर को अपना वैल्यू दो बेटा, दैट्स इक्वलेंट वी आर किसके बराबर था, आई आर, तो बन जाएगा बेटा आई स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है ना. प्लस वी एल इट वाज आई एक्स सी. ठीक है ना. माइनस सॉरी आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी होल स्क्वायर. ठीक है ना बेटा. ओके. अब हम क्या कर सकते हैं, देखो आई स्क्वायर, इसी तरह जब हम स्क्वायर यहाँ पे भी आई स्क्वायर बाहर ही आएगा, तो देयर पर वो आई स्क्वायर बाहर आएगा, तो देयर पर मैं आपके लिए एक और तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट्स इक्वलेंट टू ई इज इक्वलेंट, एक स्टेप में इंक्रीज कर सकता हूँ, आई स्क्वायर में बाहर लिख सकता हूँ, क्योंकि आई स्क्वायर कॉमन आएगा ना, क्योंकि जब इन दोनों से भी आई स्क्वायर बाहर आएगा, तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर. ठीक है ना. आप फिर से आई मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा आर स्क्वायर, या आई स्क्वायर अंदर आई चला जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो देयरफॉर आई स्क्वायर बाहर आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना. तो देयरफॉर बेटा हमारे पास बचा क्या, दैट्स ई इज सिंपली इक्वलेंट, आई बाहर आएगा. ठीक है ना. रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर. ठीक है ना. दिस इज द वैल्यू ऑफ
द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हम अप्लाई एक्चुअली करते हैं सर्किट में, ये एक्चुअली है। ठीक है ना। आप यहाँ से आई भी निकाल सकते हो, और आप आई भी निकाल सकते हो। आई किसके बराबर आएगा बेटा? आई आएगा बराबर ई डिवाइड बाय, अगर आपको करंट है इट विल बी आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है ना। ना चलो एक्चुअली अभी निकालना क्या, अभी आपको आई भी मिला, ई भी मिला आपको। ना विल गो फॉर द इफेक्टिव अपोर्शन, चूंकि ना सर्किट है, सर्किट में चूंकि करंट सेम है, लेकिन चूंकि सर्किट में वहाँ पे तीन सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो देयरफॉर वहाँ पर तो अपोर्शन होगी। नाउ द इफेक्टिव अपोर्शन ऑफर्ड बाय एल सी एंड आर टू द एसी, उसी को इम्पीडेंस कहते हैं। वो याद हो इम्पीडेंस मैंने आपको बोला था, इट इज बेटा एक्चुअली दी टोटल या अपोर्शन ऑफर टू द करंट बाय टू और मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स, यही है ना यहाँ पे। तो देयरफॉर उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे जो नेट अपोर्शन एक्चुअली सर्किट करंट को दिखाएगा, उसको रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है। तो नेट जो अपोर्शन एक्चुअली सर्किट दिखाएगा उसी को हम इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है ना। दी इफेक्टिव अपोर्शन offered by L, C and R to AC is called as impedance। ठीक है ना, of LCR सर्किट। ठीक है ना, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। if Z is, चलो मैं लिखूंगा impedance of LCR circuit, then चलो बेटा किसके बराबर होती है रेजिस्टेंस, किसके बराबर, करंट किसके बराबर होता है, करंट। देन आई किसके बराबर होता है, करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये हो ना, यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वलेंट ई टोटल ईएमएफ अप्लाई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज इम्पीडेंस जेड। ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर मुझे ये बताओ जेड किसके बराबर होगा, जेड विल बी इक्वलेंट ई बाय आई, देयरफॉर जेड इज इक्वलेंट ई बाय आई। अब देखो इस इक्वेशन से ई डिवाइड बाय आई किसके बराबर आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ई बाई आई किसके बराबर आएगा बेटा, इट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। सो देयरफॉर ई बाई आई किसके बराबर, तो विच मीन्स इट इज जेड विच इज इक्वलेंट टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। सो बेटा ये आपकी इम्पीडेंस हुई। दिस इज द नेट अपोर्शन ऑफर्ड to the AC current by this LCR circuit, this is the net impedance। और अगर आप थोड़ा सा खोलोगे भी इसको, Z will be equivalent to रूट ऑफ आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर। इस तरह भी अगर आप हम खोलेंगे इसको तो इसके बराबर भी आएगा ये, क्योंकि एक्स एल किसके बराबर है, ओमेगा एल, एक्स सी किसके बराबर है, 1/ओमेगा c। दिस इज इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो देयरफॉर आप इस तरह भी हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट की। ठीक है ना। सो दिस इक्वेशन गिव्स अस द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ओके हो गया यहाँ तक। नाउ अगर हम फेजर डायग्राम की तरफ जाएंगे, इट फॉलोज दैट, यहाँ पे अगर हम सर इस फेजर डायग्राम की तरफ फिर से देखेंगे, ये एलसीआर सीरीज सर्किट की फेजर डायग्राम है। अगर आप खुद देखोगे इट इज ई विच इज लीडिंग आई, है ना, ये यहाँ पे बना हुआ है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर अगर जाएंगे आपको एंटी क्लॉकवाइज में जाना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ से आप जाते ये देखो एंटी क्लॉकवाइज में ये π/2 था, यहाँ पे आप जाते ये π/2 था, लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे एंटी क्लॉकवाइज ये फाई है। ठीक है ना। तो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज ई विच लीड्स द करंट इन केस व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC। ये एक्चुअली यहाँ से लिया था हमने। ठीक है ना। और XL इज ग्रेटर देन XC बाय फेज एंगल ऑफ फाई, दैट्स फाई, द एंगल फाई इज ट्रेवर्सड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं जब हमारा VL ग्रेटर देन VC है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस या सॉरी वोल्टेज, इंडक्टिव वोल्टेज ग्रेटर देन है कैपेसिटिव वोल्टेज, तो उस हाल में हम देखते हैं कि जो EMF है ना वही करंट को लीड करता है इन LCR सर्किट बाय फेज एंगल ऑफ फाई। ठीक है ना। तो जस्ट फ्रॉम 1 सेकंड फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAE, चूंकि 5 हम निकालेंगे, हम tan फाई यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है ना। फ्रॉम phasor diagram it follows that in LCR
series circuit, E leads I, but in case VL is greater than VC या XL is greater than XC by phase angle I, ठीक है ना. Now from triangle OAE once again we'll go for tan phi. किसके बराबर आएगा tan phi? तो प्रेजेंट इक्वेशन परपेंडिकुलर AE डिवाइड बाय OA, ठीक है ना. दैट्स इक्विवेलेंट AE डिवाइड बाय OA, दैट्स इक्विवेलेंट व्हाट इज AE. अगर आप देखो ध्यान से बेटा, AE इज OD विच इज इक्विवेलेंट VL माइनस VC. डायरेक्टली मैं लिखूंगा इट इज VL माइनस VC डिवाइड बाय OA है VR, ठीक है. दैट्स इक्विवेलेंट VL किसके बराबर है? IXL माइनस IXC डिवाइड बाई IR, है ना. मैंने वैल्यूज दी VL को IXL, VC को IXC, VR को IR. I कैंसिल हो जाएगा, I कॉमन निकलेगा, नीचे से नीचे वाले I से क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो देयरफॉर tan phi इज सिंपली इक्विवेलेंट टू XL माइनस XC डिवाइड बाई R, ठीक है ना. या तो आप ये वैल्यू लिख सकते हो और tan phi इज इक्वलेंट XL को अपना वैल्यू दो, इट इज ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C डिवाइड बाई R. और मैं हम ट्रेन को ट्रेन इनवर्स यहाँ पे बनाने का अगर हमको फाई निकालना है तो देयरफॉर दिस इक्वेशन गिव्स अस फेज एंगल. ये हमें फेज एंगल देता है बाय विच अल्टरनेटिंग EMF लीड्स द करंट एज पर इन केस XL ग्रेटर देन XC इन L सीरीज LCR सर्किट. तो ये इक्वेशन हमें क्या देती है? ये हमें एक्चुअली बेटा देता है एक्चुअली फेज एंगल जिससे EMF लीड करता है करंट को इस सर्किट में, मगर कंडीशन क्या है? VL इज ग्रेटर देन VC. है ना समझ में यहाँ तक? ओके बेटा. नाउ कुछ स्पेशल थोड़े से हम स्पेशल केसेस इसमें देखेंगे. यूजुअली 3 स्पेशल केस हम इसमें देखेंगे. रेड से इसको रिप्रेजेंट करूँगा. स्पेशल केसेस. पहला स्पेशल केस हम देखेंगे व्हेन XL इज इक्विवेलेंट टू XC. जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर. यानी जब जितनी अपोर्शन इंडक्टर दिखाता है उतनी अपोर्शन कैपेसिटर भी दिखाता है. तो देयरफॉर उतना तो उस वक्त हमारा जो tan phi बन जाता है वो क्या बन जाता है? 0. और हम कहते हैं phi इज इक्विवेलेंट टू 0. तो उस वक्त tan phi 0 बन जाएगा. तो देयरफॉर उस वक्त फेज एंगल 0 बन जाएगा, है ना. उसका क्या मतलब है? फेज एंगल 0 बनने का मतलब क्या है? तो देयरफॉर उस वक्त phi 0 बन जाएगा. तो E किसके डायरेक्शन में? I के डायरेक्शन में. तो है ना वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दस AC सर्किट इज नॉन इंडक्टिव. उस वक्त प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करता है, ठीक है ना. है ना समझ में? यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा, है ना. voltage and current are in the same phase, the AC circuit is non inductive. इस तरह हम कह सकते हैं, ठीक है ना. इन सच केस करंट एंड EMF सेम फेज में है ईच अदर. इनफैक्ट ओमेगा L इस तरह भी हम कह सकते हैं XL. तो देयरफॉर उस वक्त ये नॉन इंडक्टिव सर्किट एज ए नॉन इंडक्टिव सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है ना. तो दूसरा केस हम देखेंगे बेटा. दूसरे केस में हम देखेंगे व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC. जब XL किससे बड़ा होगा? XC से बड़ा होगा. तो देयरफॉर tan phi उस वक्त क्या होगा? पॉजिटिव होगा. देयरफॉर उस वक्त tan phi पॉजिटिव होगा विच मीन्स phi इज पॉजिटिव. फेज एंगल उस वक्त पॉजिटिव है. उस वक्त इसका फेज एंगल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. उसका मतलब हो गया EMF लीड कर रहा है करंट्स को बाय फेज एंगल ऑफ phi. तो देयरफॉर उस AC सर्किट को हम कहेंगे इंडक्टेंस डोमिनेंट सर्किट, ठीक है ना. तो देयरफॉर phi इज पॉजिटिव, है ना. यहाँ पे है ना वोल्टेज लीड्स द करंट by a phase angle of phi. The AC circuit is inductance dominated circuit. तो उस वक्त इंडक्टेंस जो हमारा सर्किट होगा वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा जब आपका XL किससे ग्रेटर हो? XC से ग्रेटर हो. यहाँ पे इस तरह भी बोल सकते हो ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा C.
है ना, चूंकि एक्सएल ओमेगा एल है एक्सी के 1/ωc, तो उस वक्त tan फाइव पास टू निकलता है, तो देयरफॉर 5 पास टू है, 5 पास टू मतलब 0 to π/2 इसका वैल्यू है। तो इस केस में ईएमएफ लीड करता है करंट को, तो सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो नंबर थर्ड केस, केस थर्ड, ठीक है ना बेटा, व्हेन XL इज लेस देन XC। अब जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो देयरफॉर tan फाई क्या बनेगा, देखो यहाँ पे XL इज लेस देन XC, तो देयरफॉर ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो tan फाई इज नेगेटिव, tan फाई इज नेगेटिव विच मीन्स फाई इज नेगेटिव। फाई नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई, दस AC सर्किट इज कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर उस वक्त हम क्या कहते हैं ना, voltage lags behind the current by a phase angle phi. The AC circuit is capacitance dominated circuit, ठीक है ना। तो देयरफॉर उस वक्त हमारा जो सर्किट होगा वो क्या होगा, वो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा, या आप इस तरह भी देख सकते हो ओमेगा एल इज लेस देन 1/ωc, ठीक है ना। तो उस इक्वेशन से tan फाई नेगेटिव निकलेगा, दैट इज फ्रॉम 0 to -π/2, तो इन सच केस ईएमएफ लैग करेगा करंट के पीछे, ठीक है ना। तो देयरफॉर उसको कैपेसिटेंस डोमिनेटेड कहते हैं। तो एक्चुअली बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट केस है ना वो आ गया ये वाला केस है, फर्स्ट वाला केस है, ये इंपॉर्टेंट। एक्चुअली यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके हमने पढ़ना है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअली हम पढ़ेंगे। तो बेटा जब एक्चुअली यहाँ पे मैंने कब बोला था XL इज इक्वलेंट XC, इसका मतलब हो गया ओमेगा L इज इक्वलेंट 1/ωc, ठीक है ना। इनफैक्ट जिस वक्त ओमेगा L 1/ωc के बराबर होगा, जो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट वो इट जस्ट बिकम्स R। देखो यहाँ पे देखो, when omega L becomes equivalent to 1/ωc, है ना, XL is equivalent to XC, यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, या ओमेगा L is equivalent to 1/ωc, तो उस वक्त ये टर्म 0 बन जाती है, Z किसके बराबर बन जाता है, √R²। तो देयरफॉर बेटा उस वक्त स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, Z किसके बराबर बनता है, R के बराबर बनता है कि नहीं बनता है। सो देयरफॉर व्हेन योर XL is equivalent to XC और ओमेगा L is equivalent to 1/ωc, देन बेटा इम्पीडेंस ऑफ सर्किट जस्ट बिकम्स इक्वल टू R मिनिमम। In other words, LCR series circuit will behave as a purely resistive circuit. ये उस वक्त pure resistive circuit में behave करता है। Due to the minimum value of impedance that is equivalent to R, the current in LCR series circuit will be maximum. तो उस वक्त current क्या होगा LCR series circuit में maximum होगा। And this condition is known as resonance. इसी condition को हम क्या कहते हैं, resonance condition कहते हैं। फिर से मैं आपको समझाऊंगा। Actually सारे इसी केस से arise होता है। जिस हम कहते हैं कि जिस वक्त हमने जो सर्किट एलिमेंट्स लिए है, जिस वक्त इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगी, यानी जिस वक्त एक्चुअली जब हम देते हैं, जिस वक्त जितनी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ये दिखाता है उतनी रिएक्टेंस ये दिखाता है। व्हेन L इज इक्वलेंट C, उसका मतलब हो गया व्हेन XL इज इक्वलेंट टू XC, तो उस वक्त जो इम्पीडेंस नेट अपोर्शन होगा वो सिंपली, चूंकि ये दोनों 0 बन जाएंगे, तो उस वक्त जो नेट अपोर्शन होगी सिर्फ अपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस होगी, तो दैट्स ओनली इक्वलेंट टू R, सो रूट स्क्वायर कैंसिल, Z इज इक्वलेंट टू R, तो उस वक्त रेजिस्टेंस सिर्फ इसमें जो अपोर्शन होगी बहुत कम होगी, तो विच मीन्स बहुत ज़्यादा करंट पास होगा उस वक्त। तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे।